Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास डिस्कस करने वाला है चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन को। ये पार्ट 1 है। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इस पार्ट में हम वेरिएशन के बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं और डायरेक्ट वेरिएशन को इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, डिस्कशन करते हैं वेरिएशन को। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को पता है वेरिएशन जो टर्म है इसका हिंदी वर्ड है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है परिवर्तन शब्द, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाल में परिवर्तन शब्द इसे सही लगता है। मैथमेटिक्स के इस हिंदी टर्म के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, इसलिए मैं वेरिएशन वर्ड को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं। हिंदी में परिवर्तन, वेरिएशन मोड ऑफ डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तरीके से चीजें समझा पाऊं। डिस्कशन करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊं कि वेरिएशन जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए, जो वर्ड वेरिएशन है ये इंडिकेट करता है कि मैं आपके सामने दो वेरिएबल्स रखूंगा, एक्स और वाई, हिंदी में जिसे हम चल राशि कहते हैं, वेरिएबल्स एक्स और वाई। चेक करूंगा क्या एक्स और वाई एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेट होते हैं, हाँ या ना। इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसे रिलेट कर सकते हैं तो बेस्ड ऑन दैट जो वेरिएशन है वो तीन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसके बारे में आज के क्लास में हम जानने वाले हैं। एक है इनवर्स वेरिएशन। अब यहां मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सब लोग वेरिएशन को मेनली इन दोनों टाइप के बारे में ही जानते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स होता है, लेकिन एक और टाइप ऑफ वेरिएशन है जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन, जिसमें डायरेक्ट और इनवर्स दोनों एक साथ काम करते हैं। हिंदी इनकी जो टर्म है वो कुछ इस तरह से है। डायरेक्ट को हम लोग कहते हैं सीधा परिवर्तन, और ये होता है विलोम परिवर्तन, इनवर्स। और जॉइंट जो होता है ये होता है सहयोगी, जिसमें दोनों ही तरह की चीजें होती हैं। डायरेक्ट और इनवर्स दोनों ही वेरिएशंस होते हैं। मैं बता दूं, हिंदी वर्ड इसके बहुत ही अजीब है, किसी भी तरह से कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए मैं हिंदी वर्ड्स को थोड़ा अवॉइड करूंगा और जो चीजें समझानी है उसको इंग्लिश में समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में कुछ डेटास मैं पुट करूंगा और इस टेबल के बेसिस पे मैं आपको वेरिएशन, जो डायरेक्ट वेरिएशन है, वो समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और ये क्या मीन करना चाहता है। ठीक है, तो इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ डेटास अपने से पहले से रेडी करके रखा हुआ हूं जो यूज करूंगा। फर्स्ट में लेता हूं 8 और विथ रिस्पेक्ट टू 8 में लेता हूं 1। नेक्स्ट में लेता हूं 24 और इसके रिस्पेक्ट पे मैं यहां लेता हूं 3। इसके बाद इस टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लेते हैं 40, इसके रेस्पेक्ट में मैं लेता हूं 5। इस टेबल में आगे और मैं कुछ डेटा कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा 56, इसके रेस्पेक्ट में मैं लिखूंगा 7। इसके बाद मैं इस डेटा को आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं लिखने वाला हूं 28 और इसके रेस्पेक्ट में मैं लिखने वाला हूं 3.5। मैं चाहूं तो इस डेटा को और आगे कंटिन्यू कर सकता हूं और मैं एक और डेटा ऐड करना चाहूंगा 44 और इसके रेस्पेक्ट में मैं लिखना चाहूंगा 5.5। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन किस तरह से है, क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन। इस एग्जांपल को इस्तेमाल करके मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन का पूरा डिटेल्ड आइडिया देना चाहूंगा। डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये 1 था जो अब कन्वर्ट हो गया है 3 में। तो आपने क्या देखा, ये कितना टाइम्स हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स। उसी तरह से अगर आप यहां नोटिस करोगे तो 8 भी कितना टाइम्स हो गया, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया है, राइट। 8 3 टाइम्स 24। तो क्या देखा आपने, जब एक नया फॉर्म किया तो जो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हुआ नीचे में भी वही सेम मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल इसी तरह से इस टेबल को क्लोजली देखने पर आपको मिलेगा कि ये यहाँ से 1 का 5 टाइम्स हुआ है, राइट। 5 टाइम्स, न्यूमरेटर ठीक से चेक कीजिए, ये भी देखिए 5 टाइम्स ही हुआ है। 8 5 टाइम्स 40 होता है ना। बिल्कुल उसी तरह से 1 देखिए यहाँ 7 टाइम्स हुआ है, राइट। 1 7 are 7, तो ऊपर भी 7 टाइम्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 7 हुआ है, 7 टाइम्स। 8 7 are 56। इस तरह से अगर आप पूरे को वेरीफाई करोगे तो हमेशा आपको मिलेगा कि हर एक जो चीज हम लोगों ने इस कॉलम में तैयार की है, जिस तरह से नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया गया है जिस नंबर से, ऊपर वाले को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई। नीचे और ऊपर जब कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका नीचे और इसका ऊपर ले सकते हैं, नहीं, इसका नीचे तो उसी के ऊपर। मतलब जिस कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलम के दोनों एलिमेंट किसी एक इनिशियल से उतने ही मल्टीपल हुए। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये एक काइंड ऑफ वेरिएशन है। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं। ये एक वे ऑफ अप्रोच है
जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो गिवन थिंग है वो वेरिएशन किस तरह का वेरिएशन कैरी कर रहा है। और आगे हम लोग इसे और एक तरीके से देखें। मैं आपको कहता हूं कि इस कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो निकालिए। क्या लिखाओगे? निकालोगे पहले वाले में 8/1, ऑब्वियसली पहले वाले का आएगा 8 डिवाइडेड बाय 1, दूसरे वाले का आप लिखोगे 24/3, तीसरे वाले का 40/5, नेक्स्ट वन का 56/7। इसी तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखता हूं। अब आप अगर कैलकुलेशन जानते हो तो जानते हो 3 will cancel न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, so you are going to get 1 and 8. you can see it's also 8/1, ये पहले भी 8/1 था, ये भी 8/1 है। इसी तरह से आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों 5 से कैंसिल होगा तो ये होगा 8, ये होगा 1, ये दोनों 7 से कैंसिल होगा तो ये होगा 8, ये होगा 1। आपको क्या दिख रहा है? देखिए ऑलवेज ये जितना भी नंबर आप लोगों ने लिखा है ये सब 8/1 ही फॉर्म कर रहा है। तो ये फाइनली हम लोग देखते हैं कि एक कांस्टेंट नंबर लाके हम लोगों को दे रहा है, राइट? एक कांस्टेंट नंबर लाके दे रहा है जो कभी चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने दो चीजें नोटिस की। एक अप्रोच ये सीखा कि एक कॉलम में जो भी दो एलिमेंट्स है ऊपर और नीचे वाला जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाला भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक तरह का अप्रोच हुआ, अप्रोच 1। और दूसरा अप्रोच जो है वो है कि आप टेबल में से किसी भी एक कॉलम के डेटा का रेशियो निकालो और बाकी सबको चेक करो। अगर वो ऑलवेज मेंटेन कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट, अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वो, ये दोनों ही अप्रोच कहलाता है, कंफर्म करता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर मैं आपके सामने एक टेबल दूं और मैं बोलूं कि चेक कीजिए कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन होल्ड कर रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे? या तो आप चेक करोगे कि नीचे और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें से सारा टेबल जो फॉर्म हुआ है हर जगह बिल्कुल यही चीज फॉलो होनी चाहिए। अगर किसी जगह ये चीज फॉलो नहीं हो रही है तो आप कहोगे कि नहीं, यहाँ अगर मान लेते हैं कि ये इस केस में नहीं हो रहा है और बाकी सब में हो रहा है, यहाँ पर भी होल्ड करेगा। अगर नहीं होता तो हम कह देते हैं कि ये इतने दूर तक डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्म कर रहा है और इसके बाद ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख के बता सकते हैं, कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। या फिर आप दूसरा तरीका इसे देख सकते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज 13 जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा। आज सिर्फ कंसेप्ट डिस्कशन है, बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन चलेगा। तो चलिए, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, थोड़ी एडवांस चीजें दिखाऊं। चलिए एक और टेबल की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। इस बार मैं पिछले क्वेश्चन जैसा बड़ा टेबल नहीं बनाऊंगा, छोटा टेबल ड्रॉ करूंगा और इसमें कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करता हूं। उन डेटा के बेसिस पे हम इस चैप्टर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा मैं एक चीज चूज करता हूं कि मैंने एक नंबर चूज कर लिया ऊपर में, यहाँ 60, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर चूज मैंने कर लिया 240। इसके बाद मैंने जो दूसरा टेबल चूज किया वो लिया मैंने 50 और इसको ले लिया 200। मैंने ये टेबल दूसरा जो चूज किया वो लिया 100 और इसके बाद लिया 240। एक और मैं टेबल में डेटा पुट करता हूं 120 और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा मुझे निकालना पड़ेगा, बता देता हूं आंसर 480। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो मैं दो चीजें चेक कर सकता हूं, एक ये इसका कितना टाइम से चेक कर लूं, इसको भी उतना टाइम कर लूं। आप देखो अप्रोच 1 यहां पर थोड़ा टफ होगा, इजंट इट? जब आप अप्रोच 1 में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो आप नोट करोगे कि 60-50 का कितना टाइम्स होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये एक्चुअली किया जा सकता है जो होगा 5/6 टाइम्स, लेकिन ये निकालना इतना आसान नहीं है। आप क्लास 10 के कैंडिडेट है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इतनी आसानी से निकाल पाओगे कि ये इसका 5/6 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप अप्रोच 2 को यूज करोगे। यहाँ अप्रोच 2 जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। 60 डिवाइडेड बाय 240, 0 विल कैंसिल 0, 6 विल कैंसिल 1, 6 विल कैंसिल 4। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 डिवाइडेड 4। ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सिस्टम इज फेसिंग सम लैग्स, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। अब ओके, कुछ लैग्स अभी हम लोगों ने सिस्टम में नोटिस किया है। आई थिंक उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मैं उनको धीरे धीरे करके करेक्शन कर लेता हूँ। ओके, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया। 1 न्यूमरेटर में क्रिएट हुआ और डिनोमिनेटर जो क्रिएट हुआ वो हुआ 4। इसी तरह से अगर आप 50/200 को चेक करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे 50 एंड 200 जो आप नीचे लिखोगे रेशियो करोगे तो रेशियो जाएगा, वो भी आएगा सेम। 50 एंड 200 एक दूसरे को कितने बार में कैंसिल करेंगे, तो 50 और 200 जो है एक दूसरे को टाइम्स में ही कैंसिल करेंगे। तो मैं लिखता हूं इक्वल्स टू
न्यूमरेटर में 50 और डिनोमिनेटर में 200, कैंसिल करें 10 10 5 1 सो आपको देखिए यहाँ भी 1/4 मिला, यहाँ भी 1/4 मिला। इसी तरह से अगर आप 100/240 चेक करोगे तो क्या मिलेगा, 10 कैंसिल 10 कैंसिल, 2 कैंसिल से 5 टाइम्स और 2 इसे कितने बार में कैंसिल करेगा, 12 टाइम्स, राइट। आंसर क्या आया, 5/12। क्लोजली नोटिस कीजिए, ये 50/200 था, ये 100/240 था, और रेशियो क्या सेम आया, ये रेशियो डिफरेंट आ गया। मैंने कहा ना कि अगर ये रेशियो डिफरेंट आ जाए तो आप कहोगे कि ये नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको चेक करते हैं, ये क्या है, न्यूमरेटर 120 या डिनोमिनेटर है 480, 10 कैंसिल 10 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करोगे 6, 2 से कैंसिल करोगे 24, 6 से कैंसिल होगा 4, क्या आया 1/4। तो ये है, हम लोगों ने चेक किया कि ये, उसके बाद ओके वेट अगेन सिस्टम लैग, जस्ट अ स्मॉल लैग, मैं इसे धीरे धीरे करेक्शन कर लेता हूं। तो हम लोगों ने नोटिस किया फर्स्ट वन, सेकेंड वन जो हमारा ये आया, एंड द लास्ट वन, ये तीनों जो हमारे पास है ये डायरेक्ट वेरिएशन में होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बीच वाला जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन होल्ड नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आंसर देने होंगे, आई होप कि मैं अब तक आपको क्लियर कर पाया कि कब डायरेक्ट वेरिएशन होल्ड करेगा और कब नहीं होल्ड करेगा। आगे बढ़े इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे बढ़ने पर मैं आप लोगों के सामने कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसे कंप्लीट करना चाहूंगा। इस एक्सरसाइज को चेक करना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये चीज अब तक जो सीखी है वो कितनी सीखी। यहाँ पर मैं आप लोगों के बुक से एक्सरसाइज के एप्लीकेशन जो है उनको चूज करना चाहूंगा। एप्लीकेशन नंबर 2 जो कि बुक के पेज नंबर 188 में दिया गया है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। आई होप कि आप लोगों को सिंपल पेंडुलम पता होगा। एक ऐसा, ये बस एक स्ट्रिंग है, एक तार है, इसके नीचे में एक बॉल लगा हुआ है। अब आप इसे किसी एक सीलिंग से लटका दो। अब जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ आएगा, यहां तक जाएगा, और कुछ इस तरह से मूव करता हुआ इस तरफ भी आएगा, ठीक है। इसके बीच में ये हिलता हुआ रहेगा, इसे ही हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। इस तरह के मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन, हिंदी में दोलन। ये जो दोलन करने वाला है ये एक दोलक है, पेंडुलम है। अब इसमें दो चीजें नोटिस करने वाली होती है, एक होता है एक लेंथ और दूसरा होता है इसे करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस लेंथ और इस टाइम की जो बात की गई, यानी जो स्ट्रिंग यूज किया गया, जो तार यूज किया गया, उसका लेंथ और उसका जो टाइम लग रहा है उस टाइम की बात की गई। क्वेश्चन कहता है कि द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, तो जो पेंडुलम है, दोलन है, दोलक है, उसका जो टाइम है इज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट होगा लेंथ का, ये बोल दिया गया है। टाइम जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का होगा। इफ द पेंडुलम एंड द लेंथ, ओके, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, अगर आपको लेंथ के बारे में बता दिया गया है 1 मीटर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन 1 सेकेंड, तो इस टाइम पे टाइम भी बता दिया गया है 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में आगे ये डेटा दिया गया था जो मैं आपको बताना भूल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टाइम इंटरवल 2.5 सेकेंड हो जाए तो बताइए ये अगर इतना सेकेंड्स का हो जाए तो लेंथ कितना होगा। आप बोलोगे लेंथ 1 होने पर टाइम 1 था, तो टाइम 2.5 होने पर लेंथ भी 2.5। गलत। क्या गलती हो रही है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए मैं यहां पर आपको डायरेक्ट वेरिएशन का वो कंसेप्ट बताऊं जो मैंने अब तक नहीं बताया था अपने पूरे क्वेश्चन में। जब भी आप डायरेक्ट वेरिएशन करते हो तो आपने नोटिस की कि डायरेक्ट वेरिएशन करते वक्त आप x और y का जो रेशियो निकाल रहे हो वो एक कांस्टेंट होता है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ y, मतलब ये जो कांस्टेंट है इसके साथ क्रॉस में क्या मल्टीप्लाई करोगे, y, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ky। ये k जो है ये कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगा, मतलब x बाई y का मान जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वेरिएशन के इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ l है, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू k रूट ओवर ऑफ l। और यहाँ पर एक्चुअली हम इक्वल टू नहीं बल्कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे। क्यों साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दे आर वेरिंग डायरेक्टली, तो ये हम लोग वेरिएशन का साइन यूज करेंगे। t इज इक्वल्स टू k रूट l। अब हम क्या करने वाले हैं, l की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1 जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज था वो पुट करेंगे। तो l की वैल्यू जब 1 ली जा रही है तो k रूट ओवर ऑफ 1, t की वैल्यू भी 1 है। यहाँ से क्या मिल रहा है, रूट ओवर 1 भी 1 हमारे पास होता है, तो हम लोगों को टोटल वैल्यू मिल रहा है k इज इक्वल्स टू 1। ये हमें मिल गई k की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है।
t इज इक्वल्स टू k की वैल्यू होगी 1 और रूट ओवर l। देखिए क्वेश्चन में दी गया है t की वैल्यू 2.5, तो हम क्या करेंगे 2 की वैल्यू 2.5 बैठा देंगे। 2.5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू रूट एल। आपको पता है 1 इंटू रूट एल का मतलब रूट एल ही हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, रूट ओवर ऑफ एल की वैल्यू हो रही है 2.5। तो इससे हम लोग एल की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 2.5 का स्क्वायर। क्या होता है 2.5 का स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है 25 का सिंपली स्क्वायर कर लीजिए, 625 होगा, 2 डेसिमल ले लीजिए तो 6.25। तो क्या मिलता है, लेंथ की वैल्यू हो गई 6.25। मैंने कहा था ना, अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम 2.5 है तो लेंथ भी 2.5 होगा, नहीं, आंसर हो गया 6.25। यूनिट क्वेश्चन में देखिए यूनिट मीटर दिया गया था, तो इसका यूनिट भी होने वाला है मीटर। एंड विद दिस वी गॉट टू द आंसर। आई होप मैं ये सेकेंड एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आज के क्लास में आपके सामने लेना चाहूंगा, जिसके बाद मैं आज की क्लास को कंप्लीट करना चाहूंगा। तो वेरिएशन का ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे मैं स्टार्ट करूंगा। बताता हुआ चलूं कि वेरिएशन की इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने से पहले कि आप लोग ऊपर में आई बटन को देखिए, जहां पर हमारे सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, और काइंडली उन वीडियोस को, वेरिएशन सीरीज को देखने के लिए उसे फॉलो करें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, y वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ x। y वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ x के साथ। मैंने लिख दिया जैसा कहा गया था, न्यूमेरिकली मैंने लिखा। कहता है y इज इक्वल्स टू 9 व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। तो x 9 और y 9 है, एक पेयर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। और y की वैल्यू 9 होगी अगर x की वैल्यू भी 9 है, ठीक है। आगे क्या कहता है, लेट अस एक्सप्रेस y इन फॉर्म्स ऑफ x। बोल रहा है कि y को इन टर्म्स ऑफ x आपको लिख के दिखाना है। ये एक क्वेश्चन है, y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये इक्वल्स टू देना गलत होगा, y इन टर्म्स ऑफ x, टर्म्स ऑफ x ये हमें एक लिख के दिखाना है। और दूसरा बोला लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि x इज इक्वल्स टू क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है y इज प्रोपोर्शनल टू kx स्क्वायर, तो हम जैसे ही इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे kx स्क्वायर आएगा, एक कांस्टेंट हमारे पास आएगा, राइट, पता ही है सबको। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोल रहे हैं x की वैल्यू 9 होने पर y की वैल्यू भी 9 है। तो चलिए वो सेट ऑफ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ होगा x की वैल्यू 9 स्क्वायर k, और यहाँ भी होगा 9, राइट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी को। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख पा रहे हैं, ये 9 इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो निकलेगा 9k इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 1/9। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो चलिए अगर k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 1/9 x स्क्वायर, और यहां से हम लोगों ने y इन टर्म्स ऑफ x कंप्लीट कर लिया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडी हो गया, y इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन था x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए आपको y की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू 4 दी गई है। तो y की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1/9 x स्क्वायर। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अब आपको पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जब भी स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस होगा 6, क्योंकि यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक किसी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें 9 पॉसिबल है, और यूनिट हम यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, गलती से मैंने m लिख दिया, मीटर नहीं होने वाला है, वैल्यू होगी 9, क्लियर, 6। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज मिल गए, और ये हो गया हमारा आंसर। तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी, मैं एक क्लियर पेज में आपको लिख के दिखाता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है, कोई पेज दिया गया, तो हम चेक करेंगे कि टेबल के जो कॉलम्स फॉर्म किए गए हैं, उन कॉलम्स में ऊपर का कॉलम और नीचे का कॉलम क्या सेम टाइम्स में मल्टीप्लाई हुआ है, ये एक वे है। दूसरा वे है कि आप इस कॉलम के एलिमेंट्स को यहाँ और यहाँ का रेशियो निकाले, यहाँ और यहाँ का रेशियो निकाले, अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बाद इसे अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये होगा x बाई वाई की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो हम लोग कहते हैं x इज इक्वल्स टू वाई के, और यही हमारा डिनोट करता है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। ये है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतनी दूर ही डिस्कस करने वाले हैं। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जिस क्लास में हमारा आगे डिस्कशन होगा इन डायरेक्ट वेरिएशन के बाद इनवर्स वेरिएशन के बारे में। इनवर्स वेरिएशन को हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जॉइंट वेरिएशन डिस्कस करने के बाद चैप्टर नंबर 13 के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 बनाने स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इंप्रूव करें। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबाज आलम। थैंक यू सो मच फॉर द डे। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दें।